शानदार जवाब देंगे। इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बात बड़ी साफ है, इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। या तो आप इनको पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे, लेकिन इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और एक छोटे से इलाके में पूरे भारत में धीरे धीरे कर कर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पांव किस तरीके से जमाए जाते हैं, शायद इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मेरे साथ हैं ओवैसी साहब, स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कठिन दौर रहा ये सबके लिए, पर्सनली, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर। इस कोरोना काल की, खासकर ये जो सेकेंड वेव आई, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे? आप जो आपने देखा, जो आपने सीखा, अगर वो आप हमें बताना पाएं। मेरी जानकारी में जितने मैं लोगों को जानता हूँ, या मेरे दोस्त जानते हैं, या मेरे पार्टी के लोग जानते हैं, वो जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं, और मैं भी कह सकता हूँ कि जिसको हम जानते हैं किसी के घर में मौत हुई है कोरोना की वजह से। तो ये बहुत कठिन वक्त, बहुत बुरा वक्त, इमोशनली भी, पर्सनली भी, और बड़ा ही पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा ही एक चैलेंजिंग वक्त था कि लोग आपको रात में सुबह 1 बजे फ़ोन करते हैं, कभी सुबह 5 बजे कि हमको बेड दिलाइए। और कोशिश की हमने, सब लोगों ने, सबने कोशिश की, मगर हमको यही बोलना है कि काश हमारे देश के प्रधानमंत्री सेकेंड वेव के लिए अच्छी तैयारी कर लेते और कॉन्फिडेंस में ना होते। जैसा कि उन्होंने जनवरी में कह दिया कि हमने 2 जगह पर कामयाबी हासिल कर ली, एक ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट में और कोविड के ऊपर। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने प्रधानमंत्री को मुबारकबाद भी दे दी। हमने वैक्सीन की प्रोडक्शन की, प्रोक्योरिंग की तैयारी नहीं की। आपकी सोच में फर्स्ट वेव हमने ठीक से मैनेज की थी, सेकंड वेव में हमसे गड़बड़ हुई? नहीं, फर्स्ट वेव तो देखिए, फर्स्ट वेव मैनेज कहाँ कर पाए। फर्स्ट वेव तो ऐसा था कि पूरी दुनिया के लिए फर्स्ट वेव था वो। मिसाल के तौर पर हमने अमेरिका को वो दवाएं दे दी मलेरिया की, बाद में WHO ने कहा कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। हमने माने ट्रायल एंड एरर का मेथड था उस वक्त। इतना जल्दी हमको चाहिए था कि हम सीख लेते उससे, कुछ समझ जाते उससे। और एक्सपर्ट्स, एपिडेमोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि सेकेंड वेव आएगी और उसके लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आप बताइए कि हम 150 PSA सैंक्शन करते हैं और 8 महीने में सिर्फ 15 लगते हैं। और भारत के कैपिटल में अगर बड़े बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो फिर इसके लिए तो आपको तो समझना चाहिए था ना कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर हो या टोसिलिमेज़ाब हो, या फिर अब ब्लैक फंगस की दवा है, तो ये चीज़ें तो हर कोई कह रहा था कि होगा, ये आएगा, ये चीज़ आएगी। मगर हमने भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर मैं उनको ज़िम्मेदार समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा और कॉन्फिडेंस में और गलत फैसले लिए और तैयारी बिल्कुल नहीं की। और फिर वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, चाहे US हो, UK हो, जापान हो, यूरोप हो, इन लोगों ने 2020 अगस्त में ऑर्डर दिया, हमने जनवरी में दिया, 5 दिन पहले शुरू करने से पहले। उन तमाम कंट्रीज़ ने अगस्त में एडवांस पेमेंट की, हमने मार्च अप्रैल में किए। फिर हमने गलत लिबरलाइज पॉलिसी का ऐलान कर दिया कि 50% स्टेट करेंगे, 50 सेंट्रल करेगी। फिर वो 50 में स्टेट में 25% प्राइवेट में जाएगा। तो ये इसका तो बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा लोगों की तकालीफ में। और मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो लखपति करोड़पति हैं, उनको बेड नहीं मिला। तो ये देखिए ओवैसी साहब, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मैच नहीं कर पाया। ये वर्ल्ड में स्टडी है इंडिया के लिए कि हम नहीं कर पाए और हम उसको कर भी नहीं पाते। हम उसको शायद प्रीएम्प्ट ज़रूर कर सकते थे, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे हाथ में था, जो हमने लूज आउट कर दिया, वो था फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में लॉकडाउन। आपने लॉकडाउन का बड़ा विरोध किया। तो भले ही आपके ओल्ड हैदराबाद का ही मैं उदाहरण दूं, वहाँ पर भी जो कोविड प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका उतनी तरीके से पालन हम नहीं फोर्स कर सकते। तो आपको लगता नहीं है कि लॉकडाउन, अब यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, जब पूरा वैक्सीनेट हो गया तब ओपन हो रहा है, लेकिन वो लोग वैक्सीनेट करने तक तो लॉकडाउन रख ही रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉकडाउन आपको करना है तो ऐसा लॉकडाउन करिए
कि जो लेबर तबका है, जो इनफॉर्मल तबका है, आप उनका अकाउंट में पैसे डालिए ना। आप नहीं डालेंगे। और सुनिए मेरी बात, ये दो डिफरेंट नहीं बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। नहीं बिल्कुल आपकी जो बात है मैं एग्री करता हूं। एक मिनट, ये इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर मैं डेली वेजर हूं और मुझे जाकर काम करना ज़रूरी है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि लॉकडाउन, घर से मत निकलो, तो फिर क्या खाएगा वो आदमी? वो लेबर क्या करेगा? जो बिहार से निकलकर मुंबई जाता है, हैदराबाद आता है, वो क्या करेगा? वो तो निकलेगा ना रोड पर। आप हर एक अकाउंट में डालिए पैसे रुपये, लॉकडाउन कोई बात नहीं। अच्छा आप देखिए, आप जो बता रहे हैं नहीं, इसकी बकायदा स्टडी है कि लोग लॉकडाउन तोड़ी इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको अपने पेट की चिंता, इकोनॉमिक कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बोल रहा हूं वो चेन को तोड़ने के लिए तो सिर्फ एक ही उपाय, अगर वैक्सीन नहीं हो रहा है तो। बिल्कुल नहीं है वो। अच्छा, आपने लॉकडाउन किया तो फिर आपने क्या तैयारी की? आपने वेंटिलेटर्स को सही किया? क्या आपने ऑक्सीजन को मुहैया किया? भाई, देश के होम मिनिस्टर अप्रैल में स्टेट गवर्नमेंट से कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमको आप डेटा दीजिए कि कितना ऑक्सीजन चाहिए आपको। आप तो देश के होम मिनिस्टर हैं। कोर्ट को जाकर ये सरकार कहती है ऑक्सीजन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की, और वो अप्रैल में पूछ रहे हैं। लॉकडाउन का इनसे क्या करना है? लॉकडाउन करने से या तो गरीब कोविड से मर गया या भूख से मर गया। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी छोटी सी 25-26 साल की पॉलिटिकल लाइफ में, मैंने इतनी गुर्बत नहीं देखी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इतनी गुर्बत मैंने कभी नहीं देखी। इतनी गुर्बत कभी मैं नहीं देखी। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं। अरे भाई, तो खाएगा क्या? करोड़ों लोगों की नौकरियां चले गई इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इसकी जिम्मेदारी आप किसके ऊपर बोलेंगे कि ये जो अभी तक जो बातचीत हुई उसमें ऐसा आपने कन्वे किया कि ये मिसमैनेजमेंट था, लेकिन इस मिसमैनेजमेंट की जिम्मेदारी स्टेट की है या सेंटर की है? सेंटर की है। अप्रैल, देखिए, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि हमारे पास रोड मैप तैयार है। जनवरी में प्रधानमंत्री ने जो मैंने कहा वो कह दिया। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव ने प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री का स्पीच सुनिए लोकसभा में, आप जो प्रेसिडेंट डिबेट हुआ था, प्रधानमंत्री के स्पीच सुनिए जो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कहा था। हमने क्या तैयारी की बताइए आप? आपने तो कोई तैयारी नहीं की। तो जाहिर है ये जिम्मेदारी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पर आती है। आप वैक्सीनेशन की पॉलिसी आपकी गलत, लिबरलाइज वैक्सीनेशन पॉलिसी आप बोलते हैं, कहाँ के लिए? अरे, अगर आप और हम टैक्स दे रहे हैं तो मेरी जान बचाने के लिए दे रहे हैं ना। इसमें कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आपका काम यह कि मेरी जान बचाए। जान बचाना एक फंडामेंटल राइट है किसी भारत के सरकार का। आप मैं टैक्स किस लिए दे रहा हूं? फिर मरने के लिए टैक्स दे रहा हूं मैं। और मर भी जाऊं तो मुझे लकड़ी ना मिले जलाने के लिए, मुझे जमीन ना मिले दफनाने के लिए, तो मुझे पानी मिल जाए, पानी भी नहीं मिलेगा मुझे। किस लिए हम टैक्स दे रहे हैं? जान बचाने के लिए दे रहे हैं ना। अगर वही आप काम नहीं करेंगे तो फिर क्या काम करेंगे बताइए? इसीलिए इसकी जिम्मेदारी देश के रूलिंग पार्टी बीजेपी पर आयद होती है। अब आपने अभी इस वैक्सीनेशन का जिक्र किया, आपने खुद वैक्सीन लगवाया है, आपकी फैमिली ने लगवाया है, आप लोगों से इंसिस्ट भी कर रहे हैं वैक्सीन लगवाएं, लेकिन एक सोसाइटी का सेक्शन है जो वैक्सीन से अभी भी बड़ा गुरेज कर रहा है। उसकी क्या वजह आप देखते हैं? नहीं, वो लोगों की हिमाकत है, बेवकूफ़ी है। और अगर कोई हेजिटेंसी है, उनको कोई शक व शुबात हैं, तो वो बेवकूफ़ी है, उनकी जान ले लेगा वो। मैं खुद सबसे पहले लिया, उसको हमने वीडियो डलाए, मैंने अपील की। आज भी हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार मिलकर लोगों से अपील करें कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा कि जब हम लोगों को भिजाते हैं सेंटर्स पर, मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर वैक्सीन ही नहीं है। तो ये चीज़ें, तो इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है कि वैक्सीन लेना पड़ेगा। पॉइंट टेकन। सर, क्या आपको लगता है कि कोरोना एक आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है? कोरोना को लेकर जो जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, लोगों की मौतें हुई हैं, चाहे वो देश का चुनाव हो या अभी हाल फिलहाल में जो यूपी का चुनाव हो रहा है, क्या आपको लगता है ये एक इशू बनने वाला है? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए ना। और अगर नहीं होना चाहिए या होगा? नहीं, होगा भी और होना भी चाहिए। इसलिए कि एक भारत के शहरी की, बल्कि एक इंसान की जान बचाना किसी भी सरकार की फंडामेंटल राइट है। आप तो जान ही नहीं बचा पा रहे मेरी। अब आप बताइए कि यूपी के 24 जिलों में डेथ जो हुई है, मौतें हुई है, 43 टाइम्स ज़्यादा हुई ऑफिशियल नंबर जो डिक्लेयर किया गया है। गंगा में लाशें बह रही हैं, अरे गंगा के किनारे लाशें निकल रही हैं।
बदतरीन नज़ारे हमने देखे कि कुत्ते उन किसी की लाश को नोच रहे हैं। अरे भाई, वो किसी का बाप था, किसी का पिता था, किसी का भाई था, किसी का पति था। वो तो जाहिर है आप तो नाकाम साबित हुए। आपने ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं की, और रूरल एरियाज़ में अभी भी वायरस है और इतनी मौतें हुई हैं रूरल एरियाज़ में। आप और हम बात कर रहे हैं, लोग आज भी बीमार पड़ रहे हैं। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। आप कैसे हाइड करेंगे पेंडेमिक का नाम लेकर? एकदम अपफ्रंटली यूपी का जिक्र कर दिया। यूपी में क्या है मुद्दा चुनावों में? अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर में, कोरोना, राम मंदिर, लॉ एंड ऑर्डर जिसको लेकर वो कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, या फिर वही चीज़ हिंदू मुस्लिम, ये सेक्युलर नॉन सेक्युलर, क्या आपको लगता है नहीं, यूपी में क्या होगा? ये तमाम इश्यूज यूपी के इलेक्शन चुनाव में रहेंगे। ये तमाम इश्यूज रहेंगे यूपी के चुनाव में, और ये तमाम इश्यूज आवाम जनता के दिल में है। कहते हैं लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। ना, ये देखिए, किसकी मेमोरी शॉर्ट लिव होगी? जिसने अपने भाई को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, सही बात है। क्या वो भूल जाएगा? अगर किसी से कहूं कि भाई तुम्हारे पिताजी की मौत कब हुई, तो बोलेगा 30 साल पहले। गम ताज़ा है या कम हो गया? बोले कि गम ताज़ा रहेगा। आप बताइए कि सेकेंड वेव में 4 लाख से ज़्यादा लोग अगर मर जाते हैं और बीजेपी के पेशानी पर बल नहीं आता, तो कौन सी इंसानियत का मुजाहरा आप कर रहे हैं? कौन सी हमदर्दी का मुजाहरा आप कर रहे हैं? कौन से मेरे गम में आप शामिल हो रहे हैं? तो ये मुद्दा रहेगा यूपी में यकीनन। जहां तक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, वो बराबर रहेगा। आपने 37% मुसलमानों को एनकाउंटर के नाम पर मार दिया, 37%। कल भी एक बच्चे की मौत हुई पुलिस कस्टडी में। तो ये सब मुद्दे रहेंगे। मिस गवर्नेंस यूपी में बहुत ज़्यादा है। आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हमारे यूपी के प्रेसिडेंट जनाब शौकत अली साहब ने ये फैसला लिया है और उन्होंने इसका अनाउंसमेंट भी किया है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शौकत अली साहब ने इस बात का भी जिक्र किया है कि 9 पार्टियों के दल के साथ एक अलायंस जैसा बना रहे हैं। मैं उनको पूरा इख्तियार दिया हूँ वो अलायंस करना चाहेंगे, किससे करना चाहेंगे, तो मैंने उनको इख्तियार दिया है। देखिए, होता क्या है, लेकिन क्या ये अलायंस यूपी जैसे स्टेट में बगैर बीएसपी या बगैर समाजवादी के साथ हुए कुछ कर सकता है, या आप सरकार बनाने की नौबत में आ सकते हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको बीजेपी को, कम्युनिज्म को, उत्तर प्रदेश के मिस गवर्नेंस को, उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएट करने को, उत्तर प्रदेश में एक भाईचारगी को पैदा करना है, दलित, मुस्लिम और जो पिछड़ा समाज है उनको सबको मजबूत करना है, तो अलायंस करिए। किसके साथ? भाई, आपका नेचुरल अलाई कौन बन सकता है? नहीं, देखिए, नेचुरल अलाई तो ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है, इसमें मैं नहीं बोल सकता। हम शौकत साहब ने कहा कि हम अलायंस करने तैयार हैं। अब अलायंस किससे होता है वो तो ज़रूर आपको बताएंगे, मगर ये एक बात ये समझना है। सर, ये मेरा सवाल है, इसलिए मैं आपसे नहीं, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि आप बाद में रोते हैं, आपने वोट काट दिया। अरे भाई, आप चलिए, आप करिए ना। आप वोट काट दिए, आपकी वजह से बीजेपी जीत गई, तो आज हम कह रहे हैं चलिए हराते हैं बीजेपी को। मतलब ओवैसी साहब ओपनली कह रहे हैं कि हम वोट नहीं काट रहे हैं, आप हमारे साथ अलायंस करिए, हम बीजेपी को क्या हराने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम तो वोट ना कभी काटे हैं और ना हमारे लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ है। ये हम आज भी कह रहे हैं। ये मैंने नहीं बोला, आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ। और जो कहता है ना, कभी डिबेट करवा लीजिए, हम आएंगे, बैठेंगे। वो कौन से स्टेट में मिसाल देते, दीजिए मिसाल, हम बताएंगे। एम्पिरिकल एविडेंस से, वोट परसेंटेज से बता देंगे। ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। क्या मैं ये समझूं कि टीवी9 भारतवर्ष पर ओवैसी साहब एक ओपन ऑफर दे रहे हैं बीएसपी और सपा को कि हम बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं, आप हमारे पास आइए? मैं क्यों, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने बात कही है, तो मेरे पार्टी के कि आप अलायंस के लिए तैयार हैं। वो उन्होंने कहा है, हम उसकी पूरी, जाहिर है पार्टी का एक जिम्मेदार आदमी, सपा और बसपा किसी से भी। देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। अलायंस बनता है या तो पॉलिटिकल प्रेफरेंस के आधार पर या आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस के आधार पर। आपकी पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस किसके साथ ज़्यादा मिलती है, सपा से या बसपा से या कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस को तो हमने खुदाफिज कहकर बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया, और सवाल ही पैदा नहीं होता कांग्रेस के साथ जाने का। अब उत्तर प्रदेश के पस मंज़र में या समाजवादी है या बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की पार्टी है, तो अब देखेंगे क्या होता है। क्योंकि अगर आपको, मैंने आपसे पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल बात की। मैं देखिए,
आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल बात तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव आज के माहौल में ये कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसी सरकार मिले जो 5 साल में जो मिस गवर्नेंस हुआ है, जो 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब हुई है, गरीब परेशान हुआ है, वो दोबारा उनको वो ना मिले। वो ऑब्जेक्टिव और वही आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर आगे देखिए किससे अलायंस होगा, कौन सी पार्टी हमसे करना चाहेगी नहीं करना चाहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो कह रहे हैं हम तैयार हैं अलायंस के लिए। मुझे एक चीज़ बताइए आप, अभी आपने जिक्र किया कम्युनलिज्म का, कौन ज़्यादा सेक्युलर है, ओवैसी साहब, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या मायावती जी, बहन जी जिनको कहते हैं हम लोग, कौन ज़्यादा सेक्युलर है? ये कैसे डिफाइन होगा? अब देखिए सेकुलरिज्म 2 किस्म का है भारत में अनफॉर्चुनेटली। प्लीज़ बताइए। एक तो संविधान में सेकुलरिज्म है और एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म होता है। तो जो संविधान के सेकुलरिज्म है हम उसके लिए तैयार है। ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म हो जाता है ना कि आप मेरे साथ आए तो सेकुलर हैं, अगर मैं आपके खिलाफ खड़ा हो गया तो ये कम्युनल हो गए। तो हमको बड़ा हमारी लड़ाई इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है। अब फर्ज करिए हमारा किसी इसमें आप अपना नाम भी ले रहे हैं? नहीं सुनिए भाई, मैं कोई दूध का धुलावा नहीं हूँ, मैं कोई ना मैं दावा भी करता हूँ कि मैं बड़ा नेक आदमी हूँ। ये मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को दुनिया से छुपा के रखा है। नहीं मेरा ए पार्टी से अलायंस हो गया तो वाई पार्टी बोली कि कम्युनल है, ये तो उनसे कर लिया है बातचीत, तो ये तो चलता रहेगा। बट अलायंस किससे होगा देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, मालूम हो जाएगा। क्योंकि आप मुस्लिम वोट्स जहां पर आप जाते हैं वहां पर मुस्लिम वोट्स का डिवीजन होता है और उस डिवीजन से आपके ऊपर आरोप लग जाते हैं, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा आरोप, कि आप बीजेपी की बी टीम है क्योंकि आपने मुस्लिम वोट को यूनाइट ही नहीं होने दिया। नहीं, एक बात इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये इसमें कोई इस इल्ज़ाम में कोई बुनियाद ही नहीं है। ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनमें पॉलिटिकल उनकी इनकैपेसिटी को, उनकी नाअहली को, उनकी बेवकूफ़ी का इजहार करता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी ने पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन में जहां कहीं मुस्लिम इलाके में जाते थे कहते कि ओवैसी को वोट मत दो वरना शिवसेना बीजेपी आ जाएगी। आज आप शिवसेना के गोद में बैठे हैं, उद्धव ठाकरे को आपने चीफ लेकिन मिनिस्टर, बिहार का एक एग्जांपल मैं आ रहा हूं बिहार में हमने सबसे अपील की, राजद के एमपीज को लोकसभा में मैंने जाकर पर्सनली सेंट्रल से कहा, एक नहीं 2 मरतबा कि सर अलायंस करिए। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान ने किशनगंज से लेकर पटना 2 मरतबा गए, राजद के स्टेट लीडर से मिले, मुस्लिम उलेमाओं से मिले कि भाई अलायंस करवा दीजिए। अच्छा अब आइए, क्या आप ये हिंट कर रहे हैं अखिलेश यादव और मायावती जी को? नहीं, मैं आपको बिहार की बात बता रहा हूँ। बिहार में हमने कुशवाहा साहब से अलायंस किया, बीएसपी भी साथ थी उसमें, अच्छा हम जब लड़े हमारे 5 जीते, 5 एमएलए हमारे कामयाब हुए, सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। 9 सीट पर यह कोalition कामयाब हुआ कांग्रेस का, राजद का। 6 सीट पर एनडीए कामयाब हुई और वो 9 और ये 6 जितने हमने वोट लिए उससे डबल मेजॉरिटी से जीते। तो भैया कहाँ का इल्ज़ाम? बिहार में हम एक पार्लियामेंट की 1 सीट लड़ते किशनगंज की, तीसरे नंबर पर आते हैं, 3 लाख वोट अख्तर उल ईमान लेते हैं। बाकी जगह पर आप क्यों नहीं जीत पाए? हम तो नहीं लड़े ना। क्या वजह है, लोग आपको क्यों वोट दे रहे हैं? आपका अहम सवाल है कि वोट क्यों दें। देखिए ये एक चेंज है मुसलमानों में जो ये पार्टी समझ नहीं पा रहे हैं। ये तमाम पार्टीज ये समझती हैं कि मुसलमान को सिर्फ एक मुशायरा दे दो, एक किसी दरगाह के उर्स में फूल का हार चढ़ा दो, इफ्तार की दावत में इसके चले जाओ, रोज़ा वो रहता है, खजूर हम खा लो और ईद के दिन जाकर उससे शीर खुरमा पी लो, बस इतना ही काम है। ये नहीं है। जिस तरह हर कास्ट के एस्पिरेशन, तो आपने जिक्र मुसलमान का किया, हिंदू का नहीं किया? नहीं सुनिए, आपको सिर्फ मुसलमान मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक मिनट, जिस तरह हर कास्ट के होप्स एंड एस्पिरेशंस हैं उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ के भी एस्पिरेशंस है। क्या आप और हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भारत में 35 साल से कम उम्र लोगों की आबादी 60% की है, 17 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, 11 करोड़ तो नौजवान बच्चे हैं। लेकिन देखिए तो और सुनिए, और मैं आ रहा हूं, मैं आपका सवाल मुकम्मल कर रहा हूं, आपका सवाल। और हमारा स्लोगन ये है कि मुसलमान, दलित और जो वंचित समाज है
उनको साथ आना बेहद ज़रूरी है। वो हमने बिहार में किया, मुझे खुशी भी है और किसी हद तक थोड़ा अफसोस भी है कि कुशवाहा साहब हमारे साथ नहीं है। मगर वो जो एक्सपेरिमेंट बिहार में हुआ वो बहुत लेकिन देखिए आपने अपने सवाल में ये पूछा था कि मुसलमान क्यों वोट, उसका जवाब आप एक यंग पॉलिटिशियन हैं, इस देश के एवरेज पॉलिटिशियंस जो हैं उसमें काफ़ी ऊपर आते हैं पढ़े लिखाई के लिहाज से। आप एक लीडरशिप, आपका रोल काफ़ी पुराना रहा है और आप मास लीडर हैं, तो खाली मुसलमान तक ही क्यों, पूरा देश आपको क्यों ना करे? उसको आप अपील कर रहे हैं, उसका फोकस कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है, वो सही भी है और मैं जो उसके लिए आप क्या प्लान? नहीं देखिए, औरंगाबाद की सीट के हमसे मुस्लिम वोट से जीते। क्या बिहार के सीमांचल की जो 5 असेंबली सीट थी सिर्फ सीमांचल के मुसलमानों ने हमको वोट दिया? गलत बात है। एक और सीट है जहां पर मेरा कॉर्पोरेटर राजमोहन तीसरी मर्तबा कॉर्पोरेटर बना है। कि मेरी पार्लियामेंट सेगमेंट में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी कारवान में, वहां पर हमारा यादव भाई जीता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब ओवैसी साहब खड़े हों तो उनको उस चश्मे से ना देखा जाए जिसमें शीशे सिर्फ मुसलमान शब्द के लगे हों? हर चश्मे, हर शीशे से नहीं, आपको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं चाहिए, आप अपने दिल की आंख से देखिए। मैं कह रहा हूं आप अपने, तो मुझे एक बात बताइए, ये दिल की आंख बंगाल में क्यों नहीं दिखी? पहला इलेक्शन था, हम सिर्फ 6 सीट पर लड़े। हमको संगठन को मजबूत करना है और यकीनन काम। देखिए, मैं समझता हूं कि कांशीराम जी ने जो बहुत ज़बरदस्त बात कही थी कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना, तो हम लड़े हैं, नहीं मिली कामयाबी, मगर हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। अच्छा, लेकिन ये अभी खबर आ रही है, शौकत अली साहब के हवाले से ही आ रही है कि जो आप लोग यूपी में करवा रहे हो उसमें वफादारी का एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ है, लॉयल्टी कुछ उसमें है कि अगर हम आपको टिकट नहीं देते हैं तो उसके बाद भी आप हमारी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप ये देखिए, ये अगर शौकत साहब कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, इससे लगता है कि ट्रस्ट फैक्टर कम है ना। ट्रस्ट फैक्टर का सवाल नहीं, आप अपना कमिटमेंट का इजहार कर रहे हैं। आप कमिटमेंट का इजहार कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ जबान से कह रहे हैं बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि चलो मैं लिख के भी देता हूँ। तो बुरी बात क्या है उसमें? भाई आप जरूरी है? नहीं, देखिए, आप एक टीवी चैनल को काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना पड़ता है ना। तो ठीक है, ये कमिटमेंट है और लोग खुशी से कर रहे हैं। और देखिए, एंड ऑफ द डे तो ये कोई आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक हमारी जो बातचीत हुई, क्या वजह है कि कांग्रेस के टारगेट पर आप हमेशा रहते हैं? अभी हाल फिलहाल जो एक स्टेटमेंट आया जो कि थोड़ा सा नर्विंग था हम लोगों के लिए, मीडिया में मसाला हो सकता है लेकिन आज के दौर में ऐसा स्टेटमेंट शायद बहुत शोभनीय नहीं है। आपकी तुलना जिन्ना से कर दी गई, दिग्विजय सिंह साहब ने कर दिया, आपने भी उसका जवाब दिया। कांग्रेस के लिए आप इतने अनटचेबल क्यों हैं? देखिए, आप कांग्रेस से इतने खफा क्यों रहते हैं? ये दिग्विजय सिंह साहब जो है ना, ये माशाल्लाह ऐसे हैं कि जहां कहीं जाते कांग्रेस की नैया को डुबाते हैं। तेलंगाना हमारे मुखालिफत की बात भी आपने बनाया, दिग्विजय जिम्मेदार थे, अब माशाल्लाह वहाँ से टीआरएस 2 इलेक्शन जीत गई। गोवा में थे, रात में होटल में सो रहे थे, नितिन गडकरी ने गवर्नमेंट बना दी। आप लड़ते हैं इलेक्शन एक टेरर एक्यूज के खिलाफ, आप हार जाते हैं। मध्य प्रदेश आपकी सरकार बनती है, सिंधिया बीजेपी में कूद जाते हैं, आप सोते रहते हैं। तो क्या ये सब क्या मुझसे कनेक्शन है? ये सब मुझसे कनेक्शन है? मेरा क्या कनेक्शन है, सब बताइए। यही तो इनका एरोगेंस है, ये तो इनका गुरूर है कि इनकी गर्दन इतनी मोटी हो चुकी है कांग्रेसियों की कि नीचे नहीं देख सकते कि उनमें क्या खामी है, मेहनत नहीं करना चाहते और इल्जाम लगा दो। क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते? ना, ये सब देखिए, ये सब। राम मंदिर पर आपकी क्या राय है? आप जाएंगे अगर बन गया तो? भाई, मेरी मस्जिद वहां पर थी, आपने उसको तोड़ दिया 6 दिसंबर को। आपका व्यू पॉइंट हर कोई सुनना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर। अरे आप पूछ लीजिए मोदी जी से। कोविड टीके से जुड़े सवालों के बारे में गूगल पे जानिए।